उसके खुद के इतना पास आ जाने से कल्पना उसे दूर करते हुए कहती है, सर ये क्या हरकत है। मैंने आज तक आपको इस नज़र से कभी नहीं देखा। हाँ, मैं आपको पसंद करती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अभी इतना ही कह पाई थी कि वीर उससे दूर होता है और कहता है, तुम मुझे प्यार मत करो, क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार करोगी तो सिर्फ दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं तुमसे यह कह रहा हूँ कि मैं अभी किसी रिश्ते में पड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे रिश्ते संभालने नहीं आते हैं और जिसे रिश्ते को हम संभाल नहीं सकते उसका बनना बेकार ही है। यह कहकर वह उसके बालों को सही से ठीक करता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला, बस थोड़ा सा मन भटक सा गया था तुम्हें ऐसे देखकर। लेकिन तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारे होठों का रस ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारा पहला किस था। उसकी बात सुनकर कल्पना अपना सिर नीचे कर लेती है तो वीर कहता है, आई एम वेरी लकी बॉय कि मुझे एक ऐसी लड़की मिली जिसे मेरे अलावा किसी और ने नहीं छुआ है। यह कहकर वह उसके गर्दन पर अपने दांत गड़ा देता है। उसकी अचानक ऐसा करने से कल्पना के पूरे शरीर में दर्द के साथ एक झंझनाहट सा दौड़ जाता है। वीर अपना जीभ उसके गर्दन पर चाटते हुए कहता है, तुम्हारा खून काफी नमकीन है। यह कहकर वह उसके होठों के पास लगे खून को हल्का सा खींचता है और कहता है, कल वेलकम पार्टी है कॉलेज में, रेडी रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा स्वीट हार्ट। और उसे एक आंख मारता है और वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। उसके जाने के बाद कल्पना होश में आती है। वह अपने कांपते हुए हाथों से अपने गले के पास छूकर देखती है तो अभी भी हल्का सा खून उसके हाथ में लगा हुआ था। फिर उसे याद आता है कि कल वेलकम पार्टी है। तब वह अपने सिर को झटकती है और अपने कमरे में चली जाती है। इधर हेल मैंसन में वेद अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी वह घड़ी की तरफ देखता है जो रात के 11 बजा रहा था। वह एक गहरी सांस लेता है और अपने लैपटॉप को बंद कर अपने कमरे से बाहर आता है और देखता है तो लिविंग रूम की सभी लाइटें बंद थीं। वह जाकर सभी लाइट्स को ऑन करता है तो देखता है किचन में कोई खाना नहीं बना हुआ था। उसे समझ जाता है कि अवनी ने कुछ नहीं खाया है। वेद किचन में जाता है और नूडल्स का एक पैकेट खोलकर एक बर्तन चूल्हे पर चढ़ाकर नूडल को उसमें डालकर बनाने लगता है। कुछ देर बाद उसका खाना बन जाता है तो वो नूडल्स और कॉफ़ी को ट्रे में लेकर वह अवनी के कमरे में चला जाता है। जब वह अवनी के कमरे में आता है तो वह देखता है अवनी कमरे में नहीं है। तो वह उस ट्रे को कॉफ़ी टेबल पर रखता है और फिर वह अवनी को खोजने लगता है। तभी उसे वॉशरूम से शावर की आवाज़ सुनाई देती है तो वह तुरंत वॉशरूम का डोर नॉक करता है, लेकिन अवनी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। जब वह थोड़ा सा धक्का देता है तो पाता है कि वहाँ का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह जब अंदर आकर देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। पहली बात वेद को
डर लग रहा था। वह जल्दी से अवनी के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर उसके शरीर में टॉवल को लपेटकर उसे बेड पर लेटा देता है। तो उसे पता लगता है कि अवनी का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। वह उसे जल्दी से पूरे तरीके से पोंछता है और उसने जो अपने शरीर में पूरी तरीके से रगड़कर जख्म कर लिए थे उसमें दवाई लगाकर उसे ब्लैंकेट उड़ाता है तो देखता है अवनी ठंड से एकदम कांप रही थी। वेद उसके हाथ पैर को हिलाते हुए उसके गालों को थपथपा कर कहता है, अवनी अवनी उठो। लेकिन अवनी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। वेद उस कमरे की लाइट बंद करता है और एक बड़ा सा ब्लैंकेट लेकर आता है और उसे अवनी पर डाल देता है। फिर अवनी का कमरा, जहाँ पर खिड़की हमेशा खुला रहता था, वह सभी खिड़कियों को बंद करता है और अपने कपड़े निकाल कर कहता है, कल तुम मुझे गलत समझोगे लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहकर वह उसे कस के गले लगाकर ब्लैंकेट को पूरे तरीके से ओढ़ लेता है। वह महसूस करता है कि अवनी का पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। वह उसके ऊपर आकर उसके पूरे शरीर को मलने लगता है। उसके बाद उसे कस के अपने गले से लगाकर उसके ऊपर ही सो जाता है। अगली सुबह जब अवनी की नींद खुलती है तब उसे कुछ भारीपन सा महसूस होता है। जब वह अपनी आंखें खोल कर देखती है तब वह पाती है कि वेद की बाहों में वह पहले अपनी हालत देखती है। उसके बाद वेद की उन दोनों के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वह गुस्से से वेद की तरफ देखती है जो वहाँ पर चैन की नींद सो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि तभी उसकी नज़र अपने बिस्तर के बगल में रखे फ्रूट बास्केट पर चाकू पर जाती है। वह उसे कसकर पकड़ लेती है और जैसे ही वेद के ऊपर चलाने वाली थी कि वेद तुरंत उसके हाथ को पकड़कर झटक देता है और उसके ऊपर आते हुए कहता है, पागल हो गई हो क्या? अवनी रोने के साथ चिल्लाते हुए कहती है, तुम घटिया आदमी, जब तुम मुझे शराफत से नहीं पा सके तो तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। तुम मुझे बर्बाद करना चाहते थे और तुमने मुझे सच में बर्बाद कर दिया। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? कहते हुए वह उससे छूटने की कोशिश करने लगती है तो वेद गुस्से से कहता है, जी तो चाहता है तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारा मैं मुंह ही तोड़ दूं, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। और अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम्हारी बॉडी पर पेन क्यों नहीं हो रहा है, मुझे भी बताओ। और अगर इतना भी तुम्हें नहीं पता तब भी मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो। तो अवनी गुस्से से कहती है, हाँ क्यों फ़र्क पड़ेगा तुम्हें? अगर तुम्हारे पास दिल होता तो तब तुम्हें फ़र्क पड़ता। बुज़दिल हो तुम, एक नंबर के कायर, इसीलिए तुमने कल रात को मेरा फ़ायदा उठाया। वैसी दरिंदे। वेद उसके गले को कस के पकड़ता हुआ कहता है, मैं कोई वैसी दरिंदा नहीं हूँ और अगर तुम मेरी दरिंदगी देखना चाहती हो तो तुम बता सकती हो। मुझे दिखाने में कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि तकलीफ के लिए दिल की ज़रूरत होती है जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तुम्हें चाहूँ तो ज़बरदस्ती अपना बना सकता हूँ, लेकिन मैंने आज तक तुम्हारे साथ कभी ज़बरदस्ती ना की है और ना ही करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी से पाना चाहता हूँ।
और अगर तुमने शराफत से अपने आप को मुझे नहीं सौंपा तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकता हूँ। यह कहकर वह उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे काटता है और उसे वहीं छोड़कर एक टॉवल अपने ऊपर लपेटकर वहाँ चला जाता है। तभी ओनी देखती है कि वेद ने सिर्फ शर्ट नहीं पहना था, बाकी कपड़े उसने पहन रखे थे और उसे अपने शरीर पर भी किसी तरीके का दर्द नहीं महसूस होता, सिवाय जब वह अपने आप को देखती है तो उसके शरीर के जख्म जो कल के लाल से आज वह काले पड़ चुके थे। तभी उसकी नज़र कॉफ़ी टेबल पर रखी कॉफ़ी और नूडल्स पर जाती है तो वह खुद से ही कहती है, क्या यह कल रात को मेरे लिए खाना लाया था? सोचते हुए वह वॉशरूम की ओर चली जाती है। कुछ देर बाद जब वह बाहर आती है तो अपने मन में कहती है, अगर मुझे इसके साथ आराम से पहले की तरह रहना है तो किसी भी तरीके की बचकानी हरकतें न करते हुए वापस पहले की तरह चुपचाप उसकी सभी बात मानो और उसका काम करो, वही मेरे लिए अच्छा होगा। समझते हुए वो जल्दी से किचन में जाती है और वेद के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। कुछ देर बाद वेद अपने कमरे से बाहर आता है और जब वह देखता है कि ओनी ने उसके लिए नाश्ता बनाया है तो वह चुपचाप टेबल पर बैठ जाता है। ओनी उसके लिए जल्दी से ब्रेकफास्ट सर्व करती है और फिर वहीं पर खड़ी हो जाती है तो उसकी तरफ देख कर वेद कहता है, तुम भी बैठ जाओ, कल से तुमने कुछ नहीं खाया है। उसकी बात सुनकर ओनी उसकी तरफ हैरानी से देखती है तो वेद कहता है, जिंदा रहोगी तभी तो मेरी दरिंदगी को बर्दाश्त कर पाओगी और तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं रहेगी तो तुम मुझे कैसे झेल पाओगी। वैसे मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, मैं बस अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें खाना खाने के लिए कह रहा हूँ। उसकी बात सुनकर ओनी का चेहरा जो कुछ देर पहले उसकी बात सुनकर हल्का सा ही सही खिल उठा था, उसकी पूरी बात सुनकर मुरझा सा जाता है। वेद उसकी तरफ देख कर कहता है, चुपचाप नाश्ता कर लो और रेडी हो जाना, मैं 3 घंटे बाद तुम्हें पिक करने के लिए आऊँगा, इम्पोर्टेंट मीटिंग पर जा रहा हूँ। यह कहकर वह अपना नाश्ता ख़त्म करता है और फिर वह वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद ओनी खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती है, यह तो मुझे ऐसे बताकर जा रहा है जैसे मेरा पति हो, मुझे क्या लेना देना है, कहीं भी जाए कहीं भी जाए। सोचते हुए वह सभी प्लेट को धोती है और उन्हें प्लेटफार्म में अरेंज कर अपने कमरे में चली जाती है। आज जाकर वहाँ अपने सभी शॉपिंग बैग खोल कर देखती है और उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत से वाइट कलर की थाई तक आने वाली फ्रॉक निकालती है और उसे अपने ऊपर ट्राई करते हुए कहती है, आज मैं इसी को पहन कर जाऊँगी। यह कहकर वह उसके मैचिंग के लिए वाइट कलर के फ्लैट जूते निकालती है और उन्हें पहनकर वह रेडी हो जाती है। हेल इंडस्ट्रीज कल्पना बी शौर्य अभिनय जो कि सुबह ही वापस आ चुके थे। मिलन भी वहाँ बैठा था। तभी अभिनय कहता है, तुम तो वही लड़की हो ना जिसके साथ वह हमारे क्लास का बदतमीज लड़का बदतमीजी कर रहा था। उसकी बात सुनकर कल्पना धीरे से अपना सिर हिला देती है
तो अभिनय आगे कहता है, अच्छा तुम हमारे वीर की पर्सनल असिस्टेंट हो। बच के रहना वीर से, ये बहुत बड़ा है, मुझसे भी बड़ा। शक्ल से बस शरीफ लगता है। मैं तुम्हें पहले से ही चेतावनी दे रहा हूँ, बाद में तुम मुझे मत कहना कि मुझे किसी ने बताया ही नहीं। उसकी बात पर वीर उसे घूर कर देखता है और कहता है, अपना खुद के बर्ताव को दूसरों के नाम लेकर नहीं बताया करते। वैसे तू कल कहाँ गया था? सुना है उज्जवल ने फोन करके बताया है कि तू बहुत गुस्से से ऑफिस से निकल गया था। उसकी बात सुनकर अभिनय कहता है, कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट काम आ गया था। तभी एक पियून आकर कहता है, आप सभी को बॉस ने कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बुलाया है। उसकी बात सुनकर सभी हाँ में सिर हिला देते हैं और कॉन्फ्रेंस मीटिंग रूम की तरफ चले जाते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम। वेद अपनी कुर्सी पर बैठा एक फाइल को लगातार घूरे जा रहा था। उसे इस तरह से चुपचाप फाइल को घूरता हुआ देखकर अभिनय कहता है, बस भी करो भाई, इतना घूरोगे तो फाइल में छेद हो जाएगा। उसकी बात सुनकर वेद अपनी नजरें उठाकर उसे घूर कर देखता है तो अभिनव चुप हो जाता है। उसके बाद वेद कहता है, राठौर मेंशन में क्या चल रहा है मिलन? मुझे पता है मेरे कल के बर्ताव के बाद वह सभी चुप रहने वालों में से तो नहीं है। उसकी बात सुनकर मिलन कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा भाई। बड़े पापा मेरे पास आपके बारे में पूछ रहे थे, मैंने साफ इनकार कर दिया। उसकी बात सुनकर सब उसकी तरफ देखते हैं तो वेद कहता है, ठीक किया तुमने। और दूसरी बात, मैं नहीं चाहता कि किसी को भी यह पता चले। उसकी बात सुनकर सभी हाँ में सिर हिला देते हैं तो वेद दोबारा से कहता है, मैं तुम सबको यह बताने वाला था कि मैं एक हफ्ते के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूँ और इस सब दौरान तुम सब अवनी के ऊपर नज़र रखना। मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अगर मैं एक हफ्ते बाद आया और मुझे पता चला कि कुछ भी हुआ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम सबको मैं अवनी की जिम्मेदारी देकर जा रहा हूँ। उसके बाद कहता है, मैं कल सुबह 4 बजे निकल रहा हूँ क्योंकि यह डील मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर यह डील मेरे लिए सक्सेसफुल हो गया तो फिर मेरे बिजनेस को आगे पहुंचने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसकी बात सुनकर सभी अपना सिर हाँ में हिलाते हैं तो वेद कल्पना की तरफ देख कर कहता है, तुम अवनी की फ्रेंड हो ना? कॉलेज कैंपस की कोई भी बातें बताने की जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूँ और अगर कोई भी दिक्कत आए तो तुम मेरा क्रूअल नेचर देख लेना। उसकी बात सुनकर कल्पना जल्दी से अपना सिर हिला देती है। वेद आगे कहता है, 3 घंटे के अंदर तुम सभी मुझे कॉलेज कैंपस में नजर आने चाहिए। मीटिंग ओवर। यह कहकर वह अपना जैकेट ठीक करता है और वह वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद सभी वहाँ से निकल जाते हैं। बीच जाते हुए कल्पना से कहता है, 2 घंटे बाद मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा, रेडी होकर रहना। यह कहकर वहाँ से वह चला जाता है। कल्पना अपने हाथ को हिलाते हुए अपने अपार्टमेंट की तरफ चली जाती है। हेल मेंशन। वेल की गाड़ी आकर हेल मेंशन के सामने रुकती है और वह सीधा अवनी के कमरे की तरफ चला जाता है।
जब वह ऑनी के कमरे में पहुंचता है तो उसकी आंखें ऑनी को देखकर छोटी हो जाती हैं। वह गुस्से से कहता है, व्हाट द हेल इज दिस ऑनी। जब वेद ऑनी के कमरे में आता है और जब वह ऑनी को देखता है तब गुस्से से कहता है, ऑनी यह क्या है, तुमने कैसे कपड़े पहने हैं और यह कौन सा घटिया मेकअप कर रही हो तुम बिना मेकअप के भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। उसकी बात सुनकर ऑनी उसकी तरफ देखती है जो कि वाइट कलर की मिनी फ्रॉक, सफ़ेद सूते जूते और अपने बालों को खुलाकर एकदम हल्का सा मेकअप, काजल और लाइट रेड लिपस्टिक में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह अपने सर को नीचे करके रिस्पेक्टफुली कहती है, सर शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। उसकी बात सुनकर अब वेद उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता है और उसे कमर से कस के पकड़ते हुए अपने करीब खींचते हुए कहता है, वह तो मैं बताऊंगा ना कि तुम खूबसूरत लग रही हो कि नहीं। कपड़े चेंज करो तुरंत, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अगर 15 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा तो मैं खुद आऊँगा तुम्हारे कपड़े चेंज करने। उसकी बात सुनकर ऑनी जल्दी से अपना सिर हिला देती है तो वेद उसके गाल पर किस करके वहाँ से चला जाता है। उस पर किस करने से ऑनी चिढ़ सी जाती है और अपने गाल को रगड़ते हुए कहती है, कितना गंदा इंसान है, जब देखो तब जहाँ देखो वहाँ किस करता रहता है। यह कहकर वह एक रेड कलर की गाउन को उठाती है जो कि फ्रंट कट, जिससे उसके दोनों लेग्स हल्के हल्के दिख रहे थे। फिर वह एक ब्लैक कलर की हाई हील पहनती है और अपने बालों का मैसी बन बनाकर उसकी कुछ लटें अपने चेहरे पर छोड़ रेडी होकर नीचे आ जाती है। वेद उसकी तरफ देख कर कहता है, 5 मिनट 15 सेकेंड लेट हो तुम। कहते हुए वह उसकी तरफ देखता है तो एक पल के लिए वह ऑनी को देखकर खो सा जाता है। ऑनी की रेड गाउन में उसकी बैक काफ़ी डीप थी, जिस कारण उसका बैक काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था। उसकी पीठ को देखते हुए वेद अपनी मुट्ठियों को कस लेता है, फिर उसके बनाए जूड़े को खोलते हुए कहता है, और ज़्यादा तुम खूबसूरत लग रही हो। यह कहकर वो उसे देखता है तो सच में ऑनी अब ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वेद खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, अगर मैंने कुछ समय और इसे देखा तो मुझे नहीं पता कि हम दोनों जा पाएंगे कि नहीं। यह कहकर वह ऑनी की तरफ देखता है और उसके हाथों को पकड़कर खींचते हुए बाहर की ओर ले जाता है। वे दूसरी तरफ चला जाता है तो ऑनी कहती है, सर हमारी गाड़ी तो उधर है ना। तो वेद उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कुछ देर में एक स्पोर्ट्स कार लेकर आता है और उसमें का मिरर नीचे करते हुए कहता है, हम इसमें जाएंगे। ऑनी एक लंबी सांस लेती है और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए आकर उस गाड़ी के दूसरी तरफ से बैठ जाती है। अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से वहाँ से भगा देता है। मानवी का अपार्टमेंट। अभिनय कब से मानवी के पास आ चुका था। वह उसके गले पर किस करते हुए कहता है, पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मुझे कंट्रोल ही नहीं होता। तुम्हारे साथ एक बार फिर मैं वह सब करना चाहता हूँ जो कि हम दोनों ने क्लब में किया था।
कहते हुए वह लगातार उसके बदन पर किस करे ही जा रहा था। मानवी उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभिनय उसे कमर से पकड़कर शावर ऑन कर देता है, जिससे ठंडा पानी उन दोनों के ऊपर गिरने लगता है। अभिनय उसके कमर से अपना हाथ सहलाते हुए नीचे झुककर उसके संवेदनशील जगह पर चूमते हुए कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा मीठी हो। उसके ऐसे करने से मानवी कस के शावर के हैंडल को पकड़ लेती है और उसके मुंह से एक आह सी निकल जाती है। उसके बाद अभिनय उसमें अपनी उंगली फिराते हुए कहता है, तुम्हारे यह उभरे होंठ काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यह कहकर वह उसे अपनी जीभ से लीक करता है। मानवी उसे दूर होते हुए कहती है, यह सब मुझे डॉक्टर ने करने से मना किया है। उसकी बात सुनकर अभिनय कहता है, मुझे पता है, इसलिए सिर्फ शरीर से काम चला रहा हूँ। छूकर महसूस करके तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बस एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर जो गलती तुमने की है उसकी सज़ा तो मैं तुम्हें दूंगा ही दूंगा। यह कहकर वह उसे कमर से पकड़कर अपने करीब लाता है और उसके सीने को सहलाते हुए बाथटब में उसे लेकर जाता है और उसे अपने ऊपर बैठा लेता है और उसे नहलाते हुए कहता है, जल्दी नहा लो, क्योंकि आज वेलकम पार्टी है कॉलेज में और हम दोनों को 1 घंटे में वहाँ पहुँचना ज़रूरी है, भाई ने कहा है। उसकी बात सुनकर मानवी कुछ नहीं कहती और वह उठने लगती है, तो अभिनय उसे कमर से पकड़कर फिर खींचते हुए कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी भी 2.5 घंटे बचे हुए हैं, रोमांच तो अभी शुरू हुआ है। यह कहकर वह फिर से उसे खींचने लगता है। कल्पना अपार्टमेंट। कल्पना ने आज एक गहरे नीले रंग की लॉन्ग गाउन पहन रखा था, जो कि उसके घुटने के थोड़ा नीचे तक था और वह उसमें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके गाउन के लेफ्ट साइड में एक कट था, जिससे उसका पैर थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद उसकी अपार्टमेंट का बेल बजता है, तो वह जाकर दरवाज़ा खोलती है। फिर उसके सामने वीर एक गहरी नीले रंग की शर्ट, उसके ऊपर नीले रंग की जैकेट और बालों को जेल से सेट किए हुए खड़ा हुआ था। जब वह कल्पना को देखता है तो उसे कमर से पकड़कर अंदर लाते हुए कहता है, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। वैसे हम दोनों कपल नहीं लग रहे हैं। उसकी बात सुनकर कल्पना उसकी तरफ देखती है और अपना सिर नीचे झुकाकर कहती है, सर आप यह सब मत कीजिए, मुझे आपका अटेंशन नहीं चाहिए। वीर कहता है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हारी तरफ देखे, इसलिए मुझे तुम्हें अटेंशन दिलाना बहुत ज़रूरी है। यह कहकर वह अपने जैकेट की जेब में से एक चैन निकालता है, जिसमें वीके लिखा हुआ था। वह उसे पहनाकर उसके गले पर किस करते हुए कहता है, देखो अब तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। उसके हाथों को पकड़ता है और फिर जल्दी से जल्दी अपार्टमेंट के बाहर आने लगता है। उसके इस हरकत से कल्पना कहती है, सर मैंने अपना बैग और फ़ोन नहीं पकड़ा है। उसकी बात सुनकर वीर कहता है, ठीक है मैं लेकर आता हूँ। यह कहकर वह तुरंत उसके कमरे से उसका बैग और फ़ोन लेने चला जाता है। तभी उसकी नज़र एक रिंग पर पड़ती है, जो वहाँ पर एक बॉक्स पर पड़ी हुई थी।
वह उसे देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। फिर वह उस बॉक्स को बंद करके अपने पॉकेट के जेब में रख लेता है और उसके फ़ोन और पर्स को लेकर बाहर आकर उसका नेचर, जो कुछ देर पहले हंसमुख था, अब काफ़ी कठोर हो चुका था। वहीं मिलन अपनी बाइक में आज कॉलेज जा रहा था। तभी एक बार फिर वह उसी लड़की को देखता है जिसे उसने पिछली रात को देखता था। मिलन उसे देखते हुए कहता है, कौन है यह लड़की? मुझे जानना है इसके बारे में। सोचते हुए वह धीरे धीरे उस लड़की का पीछा करने लगता है।